नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मियां शुरू होते ही पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार फायर सीजन भी शुरू हो जाता है। गर्मियां एक तरह से आग का, फायर सीजन का पर्याय बन गई हैं। एक श्रृंखला हमने शुरू की है, आइए अपने जंगलों को बचाएं। इस श्रृंखला के जरिए हम एक विमर्श करेंगे कि किस तरह से हम इस आग पर काबू पा सकते हैं, कि कैसे हम जन समुदाय की सहभागिता से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। एक पेट्रोल, एक फॉरेस्ट गार्ड बहुत नाकाफी है जंगल की आग को बुझाने के लिए। तो कैसे हम एक शुरुआती स्तर पर इस आग को फैलने से रोक सकते हैं? क्या सिस्टम हुआ करता था? पहले जमाने में भी आग लगती थी जंगलों में, और भी क्या तरीके होते थे आग बुझाने के? ये हमारी तमाम सारी जो हमारी ज्ञान परंपराएं हैं उनमें ये चीजें मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों से हम बात करेंगे कि वो पुरानी सिस्टम जो था वो भी निकल कर बाहर आए। कई सारे एक्सपर्ट से हम इस श्रृंखला के जरिए बात करेंगे और साथ ही जो वन विभाग के तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी हम जानेंगे कि उनके तई क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स आए हैं। 1980 से 90 के दशक की बात है जब विश्व बैंक ने कई सारा बजट और कई सारे इक्विपमेंट जो हैं वो पहाड़ में फॉरेस्ट फायर के लिए मुहैया कराए थे। तो क्या हुआ उन मशीनों का और उस काम का क्या हुआ, वो कितना सफल हो पाया, इस पर भी हम एक एपिसोड में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के एक्सपर्ट के तौर पे हमने लिया है अनिरुद्ध जडेजा जी को, जो कि ताल जनपद के रामगढ़ में रहकर बहुत अरसे से काम कर रहे हैं समुदाय के बीच में। पिरूल प्लांट अभी कई सारे उन्होंने पहाड़ में स्टैब्लिश किए हैं। अवनी संस्था जो कि पिरूल प्लांट को लेकर काम करती है, और हमारी उत्तराखंड सरकार ने भी पिरूल प्लांट लगाने को लेकर कई सारी सब्सिडीज दी हैं। और पिरूल का हम एक सीधा देखते हैं कि एक नाता भी है आग से। तो क्या है ये नाता, कैसे हम ठीक कर सकते हैं? क्या मिश्रित जंगल लगाए जाने की जरूरत है? क्या होगा इसका विकल्प? इन तमाम सारे मुद्दों पे बता रहे हैं अनिरुद्ध जडेजा जी, जो कि सर्वोदयी आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। तो उनका स्वागत करते हुए आइए सुनते हैं उनकी बात। उत्तराखंड की वनाग्नि अब धरती की वनाग्नि बन चुकी है और पूरी धरती के लिए, मानव जीवन के लिए जो सुखाकारी हमें जंगलों से मिलती है उस पर घात लग गई है, खतरा पैदा हो गया है। हम देख रहे हैं कि गर्मियां आते ही हम लोग इस पर बात करते हैं, चिंता करते हैं और फिर भूल जाते हैं। पर ये वनाग्नि है, ये हमें रोज सोचने की ज़रूरत है, इस पर रोज काम करने की ज़रूरत है और इसके इलाज है। हमें कई विविध रूप से जंगलों को संरक्षण देना होगा, अन्यथा हमारी जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, वो बड़े खतरे में घिर चुकी है। मुझे याद है कि हम पिरूल प्लांट के प्रयोग जब कर रहे थे शुरुआत में, तो कनाडा की वाटरलू यूनिवर्सिटी के बच्चे उत्तराखंड पढ़ने आ गए थे। आप सोचो कि कहाँ कनाडा, कहाँ हमारा कुमाऊं, और वहाँ से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं कि हम पिरूल प्लांट की क्यों लगा रहे हैं, हम क्यों पिरूल को इकट्ठा करके जलाकर बिजली बनाना चाहते हैं, हम कैसे जैव विविधता को इससे संरक्षित और संवर्धन कर सकते हैं। तो दुनिया के देश भी हम पर नज़र रख रहे हैं, पर हमारी नज़र नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है, पर हमें निराश नहीं होते हुए काम तो करना पड़ेगा। हमें कई तरीके से काम करना पड़ेगा। सबसे जो हमारा निचला पायदान है वो है हमारी ग्राम सभा और वन पंचायतें। हमारी ग्राम सभाओं में इसके लिए संवेदनशीलता बढ़ानी होगी और वन पंचायतों को भी हमें संसाधन देने होंगे, तालीम देनी होगी। हमारे बजट में तक उसका प्रावधान इतना नहीं है जो हमें करना पड़ेगा। राज्य स्तर का जो बजट है उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि वन पंचायतों को हम कैसे सशक्त करें, क्योंकि कई बार ग्राम पंचायत और वन पंचायत आमने सामने आ जाती है, पर एक घर के दो भाई की तरह इसका रोल होना चाहिए कि दोनों भाई मिलके घर संभालेंगे। वैसे ही ग्राम पंचायत और वन पंचायत मिलकर हमारे जंगल, जो हमारे जीवन का आधार है, उसको संभालेंगे। क्योंकि हमें चाहे लकड़ी चाहिए, चाहे पिरूल चाहिए, चाहे घास चाहिए, चाहे तरह तरह की जड़ी बूटियाँ चाहिए, ये सब हमें जंगल से मिलता है। हम एक भूल जाते हैं कि हमारे पीने का और कृषि के पानी का स्रोत भी जंगल है। बारिश का पानी तो बहकर चला जाता है,
जंगल एक हमारी बैंक है जो पानी को बचा सकती है। बहुत समय पहले हमारे यहाँ पोखर हुआ करते थे, छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे, आज भी कहीं कहीं है। तो वो लगभग नष्ट हो गए हैं। हमें वो पुनः वो जीवन शैली आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि उससे हमारे पशुओं को तो पानी मिलता ही था, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को भी मिलता था। पर एक बड़ा काम होता है उससे कि नमी बढ़ती है, और वो नमी से हमारे जंगल पनपते हैं, और वो पानी छन छन के हमें साल भर तक मिलता रहता है, जिसे हम बजाणी कहते हैं, बांज, ओक ट्री। बांज का जो समूह है वो बजाणी है, वो हमारे जंगल है। और इसीलिए हम गाते थे, नी काटो जुमराली बांजा, बजाणी धुरा ठंडो पानी, बजाणी धुरा ठंडो पानी। तो ये बजाणी जो हमें ठंडा पानी देती थी, वो कहाँ है आज? क्योंकि बांज की लकड़ी हमें आग देती है, तो हम अंगीठियों के लिए भी बांज को काट लेते हैं। उत्तराखंड में बिजली सस्ती इसलिए सरकार ने दी थी कि हम जंगल कम काटेंगे। पर मैं देखता हूँ कि हमारी माताएं बहनें छोटी छोटी टहनियाँ तक काट लेती है। कच्ची नहीं काटो की योजना जो हमने कभी कौसानी में बनाई थी, और उसके कारण पंत जी जहाँ पढ़े, सुमित्रानंदन पंत का जो जहाँ पढ़ाई हुई, वो प्राथमिक विद्यालय के नीचे का जंगल काफी कुछ हद तक हमने बचा पाए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2001-2 की। और उसके कारण सड़कों तक पानी आ जाता था, क्योंकि वो बांज के जंगल बच गए। हमें पत्तियां चाहिए बांज की, जो हम जरूर ले आए पशु के लिए, पर हम लकड़ी न काटे। तो आग एक बहुत बड़ा खतरा है, और आग से हमें पहाड़ को, हमारी जैव विविधता को, हमारे भूमंडल को बचाना होगा। क्योंकि आज देश और दुनिया में सबसे बड़े विषय की जो चर्चा हो रही है, वो पर्यावरण की हो रही है, पानी की हो रही है, हवा की हो रही है, जंगलों की हो रही है, लकड़ी की हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे विकास के लिए, हमारे निजी संसाधनों के लिए, हमारी सुविधा के लिए, हमारी जैव विविधता को, जो हमारी पूंजी है, हमारी थाती है, उसको हमने खत्म किया है। आज जो हमारे जंगल के बीच में मैं जाता हूँ लगातार, तो मुझे बड़ी मुश्किल से कुछ पेड़ ढूंढने पर मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ खरसियों का पेड़ हुआ करता था, तो आज वो कम हो गए हैं। हमारे बांज, बुरांस, तूणी, ये जो पेड़ है, हमारे बेसिक पेड़ है, ये भी खत्म हो रहे हैं। तो हमें इस पर गहरा चिंतन और चिंता करनी पड़ेगी, और कुछ लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा। देखिए, ये काम कोई अकेला प्रशासन का या सरकार का नहीं है, न कोई गांव अकेला ये काम कर सकता है। तो फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, या नॉर्मल फॉरेस्ट है, या वन पंचायत है, या ग्राम पंचायत है, हमारे महिला समूह है, हमारे आम लोग हैं, तो इन सबको जुड़ना होगा, और एक मुहिम की तरह हमें काम करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में हमारे सामने जैसे खेत बांझे होते जा रहे हैं, जंगल भी बांझे होते जा रहे हैं, और हम आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं दे पाएंगे। और नंगे जंगलों पर न पानी रुकेगा, न हवा रुकेगी, न मिट्टी रुकेगी। और हम देख रहे हैं कि लगातार भूस्खलन हो रहे हैं, लगातार जिस रूप से जमीन का कटाव हो रहा है, मिट्टी का बहाव हो रहा है, ये सब प्राकृतिक आपदा के साथ साथ कुछ मानव सर्जित आपदाएं भी हैं। तो ये मानव सर्जित आपदाओं को तो हम रोक सकते हैं। हमें घास की जड़ें लगानी होगी। हाथी घास है, वो 12 फीट ऊंचा होता है, एक पेड़ की तरह, और हमें लगातार वो घास दे सकता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग भी किए हैं। हमें फलदार पेड़ों जंगल में बढ़ाने होंगे, ताकि पशु पक्षियों को आधार मिल जाए और उनकी जड़ों से पानी का संग्रह हो जाए। हमारी नमी कैसे बढ़े, ये सोचना होगा। और कुछ गलतफहमियां भी है हमारे यहाँ, चाहे वो विज्ञान समर्थन देता हो नहीं देता हो, फिर भी लोग मानते हैं कि
आग लगा देने से अगले साल घास ज़्यादा मिलेगी। तो इस रूप से तो हम अपने, जैसे हम अपने खपरेल है, हमारे घर के खपरेल है, उसको क्या काट कर चूल्हे में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो ये आग है वो हमारे घर को जलाएगी, जला रही है। हम देखते हैं कि गौशाला तक आग आ गई है, गांव तक आ गई है, निवासी इलाकों में आग पहुंच जाती है, विद्यालयों में आग पहुंच जाती है। तो ये तो नुकसान है ही है, पर इससे पूरे जलवायु को, भूमंडल को नुकसान होता है। हमारे हवाओं में कार्बन बढ़ जाता है। तो इस रूप से जो शहर के लोग कार्बन बढ़ा रहे हैं, तो हम हिमालय के लोग भी कहीं कहीं कार्बन बढ़ा रहे हैं। हमारा भी ये कृत्य पाप है। और हम गंगा के घाट पर बैठा हुआ राज्य है, हम चार धाम के घाट पर बैठा हुआ राज्य है, हम पांचवा धाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या हम अपने गांव में जो हमारे पौधे हैं, जो हमारी बजाणियाँ है, जो हमारे देवता का स्थान है, जहाँ हमारी धूणी है, जहाँ हमारे गाड़ गदेरे हैं, जहाँ हमारे देवताओं के मंदिर है, जहाँ हमारे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर और तीर्थ स्थान है, क्या उसको हम नहीं बचाएंगे? और जो रोजगार हमें मिलता है, टूरिस्ट आते हैं, उसको हम क्या दिखाएंगे? क्या नंगे पहाड़ देखने आएंगे वो? क्या वो बर्फ नहीं टिकी हुआ ऐसे हिमालय देखने वो आएंगे? तो आज पहाड़ में भी 32-35 डिग्री गर्मी होने लगी है। ये बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहला कोई काम